नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। संधि प्रकरण हमने प्रारंभ किया था और संधि प्रकरण जब हमने प्रारंभ किया था तो उसमें हमने कुछ सामान्य बातों पर चर्चा की थी कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो संधि का मतलब होता है कि दो वर्णों की अत्यंत समीपता या मेल के फलस्वरूप उत्पन्न विकार, यानी कि विकार होना बहुत ज़रूरी है और दो शब्द नहीं बल्कि दो वर्ण पास पास आते हैं, दोनों पास पास आने के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन या विकार होता है तो वो संधि कहलाता है। और उसी परिवर्तन या विकार के आधार पर हमने संधि के तीन मुख्य भेदों की चर्चा की थी कि जहाँ स्वर में परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि, जहाँ व्यंजन में परिवर्तन होता है वहाँ व्यंजन संधि और जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि कहलाएगा। तो हम स्वर और व्यंजन दोनों संधियों को पढ़ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए, तो विसर्ग संधि की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो जहाँ विसर्ग में, और ये विसर्ग का चिन्ह है दो बिंदु, जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होता है, ठीक है, जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। अब हम विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा, किन परिस्थितियों में होगा, इसकी हम एक बार जानकारी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले विसर्ग क्या होता है। विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त होता है, ये हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त होता है। जब हम वर्णमाला की हमने चर्चा की थी तब हमने बताया था कि स्वर और व्यंजन के अलावा एक और तीसरा वर्ण का रूप होता है जो अयोगवाह कहलाता है। अयोगवाह में विसर्ग और अनुस्वार, अयोगवाह क्या कहेंगे इनको, अयोगवाह कहेंगे। इसमें हमने दो चीज़ों की चर्चा की थी। पहली चीज़ तो है विसर्ग और दूसरा है अनुस्वार। अब क्योंकि ना तो ये स्वरों में शामिल है ना व्यंजन में शामिल है, इसलिए इनको अयोग और वाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ध्वनि का वहन करते हैं, ध्वनि का संचालन करते हैं। तो विसर्ग का ये जो चिन्ह है और ये अनुस्वार है, इस तरह हमेशा हम देखते हैं कि हमने वर्णमाला में इसको ऐसे पढ़ा है और अनुस्वार को हमने इस तरह पढ़ा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये विसर्ग और अनुस्वार दोनों हमेशा स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने ये वर्ण लिखा क और इसके साथ में मैंने ये विसर्ग लगाया तो क्या ये स्थिति सही है? यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क में हमें कौन सा वर्ण और शामिल हो रहा है? अ शामिल हो रहा है। तो इस तरह ये स्थिति बन जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं का, बिल्कुल फिर भी ये बात सही है क्योंकि क में क्या है? आ है और ये विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ये स्वरों के साथ ही हमेशा प्रयुक्त होंगे, ठीक है। ऐसे ही अनुस्वार की कहानी है कि अगर मैं ऐसे लिखूं इसका मतलब ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि क में क्या है? ए लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस स्थिति को ऐसे बना दूं, ये हलंत लगा दिया और यहाँ विसर्ग लगा दिया, तो ये वाली स्थिति एकदम गलत होगी, क्योंकि इस तरह स्वर रहित यानी व्यंजन शब्दों के साथ, व्यंजन वर्णों के साथ कभी भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही अनुस्वार में अगर मैं इस तरह ऐसे लगा, इसमें हलंत लगा के यहाँ अनुस्वार लगाऊंगा तो ये स्थिति भी गलत मानी जाएगी। तो इससे हमें ये चीज़ पता चली कि विसर्ग और अनुस्वार हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है और यहाँ विसर्ग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पता चल गया कि हमेशा स्वरों के साथ ही विसर्ग लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए अनुस्वार को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, अब विसर्ग संधि जब हम पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि में क्या स्थितियां बनेगी। जैसे हमने स्वर संधि में स्थिति देखी, स्वर संधि में क्या स्थिति थी कि स्वर के बाद में स्वर ही होगा, क्योंकि संधि का मतलब क्या होता है? दो वर्णों की अत्यंत समीपता या मेल। तो ये स्वर संधि का था। ऐसे ही हमने व्यंजन संधि में देखा कि व्यंजन संधि में क्या होगा? कम से कम एक वर्ण व्यंजन होना जरूरी है। तो या तो स्वर के बाद में व्यंजन हो सकता है या व्यंजन के बाद में स्वर हो सकता है या फिर दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं। ये व्यंजन स्थिति की स्थितियां हैं, ये स्वर संधि की, ये व्यंजन संधि की। यानी स्वर संधि की केवल एक स्थिति स्वर के बाद में स्वर, व्यंजन संधि की 3 स्थितियां बनेंगी,
स्वर के बाद में या तो व्यंजन होगा, व्यंजन के बाद में स्वर होगा, या दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं। तो कम से कम एक वर्ण का व्यंजन होना जरूरी है। अब ऐसे ही हम विसर्ग संधि पर अगर हम चर्चा करें तो हम ये देखेंगे, क्योंकि विसर्ग से पहले तो हमेशा क्या मिलेगा, स्वर, क्योंकि ये तो हमेशा स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। तो विसर्ग के बाद में या तो स्वर हो सकता है या विसर्ग के बाद में व्यंजन हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के स्थितियां कितनी बन गई, देखिए आप, एक स्थिति ये, 3 ये और 2 ये। तो इस तरह ये 6 स्थिति होती हैं संधि में वर्णों के मेल की या वर्णों के योग की। तो आज हम जिस स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये स्थिति है कि विसर्ग के बाद में या तो स्वर होगा और विसर्ग, या फिर विसर्ग के बाद में व्यंजन होगा। अब देखिए इस स्थिति को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है, वो ये तरीका रहेगा, देखिए, कि विसर्ग के बाद में या तो होंगे घोष वर्ण, पहली स्थिति, ठीक है। अब हमने स्वर और व्यंजन दोनों को हमने घोष और अघोष के तरीके से पढ़ेंगे व्यंजन विसर्ग संधि में, क्योंकि विसर्ग संधि के जो मुख्य नियम है वो इसी पर आधारित है कि विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आएगा या विसर्ग के बाद में अघोष वर्ण आएगा। दूसरी स्थिति जो इसमें बनेगी वो ये बनेगी कि विसर्ग के बाद में अघोष वर्ण, ठीक है। जिस स्थिति की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं वो तो ये रहेगी कि विसर्ग के बाद में या तो स्वर होगा, और स्वर क्या है, सारे स्वर क्या है, घोष है। दूसरी स्थिति व्यंजन विसर्ग के बाद में, और व्यंजन तो घोष भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। अब देखिए नियमों की सहूलियत के हिसाब से हमने इस वाले तरीके को, स्थिति को इस तरीके में बदल दिया है। इसका मतलब ये है कि विसर्ग के बाद में या तो घोष वर्ण होंगे। अब याद करो जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तब हमने चर्चा की थी घोष वर्ण कौन से, तो देखिए कौन से, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 यानी वर्गीय व्यंजन का, जो हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े कैसे, मैं तक, कचट तब वाले वर्गीय व्यंजन, उनका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। इसके अलावा ह और सभी स्वर। देखिए तो अगर अपन इन तीनों वर्णों की बात करें तो 15 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 11 स्वर हो गए, कुल मिलाकर के कितने हो गए ये 20, 31 वर्ण। घोष वर्णों की अगर अपन बात करें तो वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, इसके अलावा तीनों स, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, यानी कि 10 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, यानी कि 13। कुल मिलाकर के ये कितने हो गए 44। अब आप ये 31 और 13 44, ये मूल वर्ण है। ये हमने वर्णमाला में पढ़ा था, ये क्या है, ये 44 मूल वर्ण है। इसका मतलब आपको ये पता चलेगा कि विसर्ग के बाद में, यानी विसर्ग, अब इससे पहले स्वर रहेगा, स्वरों की संख्या कितनी 11, और इसके बाद में आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे, मूल वर्ण, और मूल वर्णों की संख्या कितनी 44। इसका मतलब ये रहेगा कि आपको 11 वर्णों के साथ 44 वर्णों का योग किस प्रकार होगा, कौन कौन से नियमों से उनमें क्या क्या विसर्ग में परिवर्तन होंगे, ये सारी। अब देखिए यहाँ पे 44 वर्ण रहेंगे सामने और यहाँ पे स्वर रहेंगे, लेकिन ये विसर्ग में परिवर्तन या इससे पहले वाले स्वर में जो परिवर्तन होगा वो इन नियमों, किन नियमों पे आधारित है, उसके लिए ये वाला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कैसे इसमें परिवर्तन होगा, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि विसर्ग में परिवर्तन होता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। हमने 2 स्थितियों पर चर्चा की, या तो विसर्ग के बाद में स्वर होगा या विसर्ग के बाद में व्यंजन होगा, लेकिन हमने उसको एक सरल बनाने के लिए विसर्ग के बाद में घोष वर्ण और विसर्ग के बाद में अब अघोष वर्ण, इस तरह 2 स्थितियों में हमने इसको देख लिया है। विसर्ग के बाद में घोष वर्ण कितने होते हैं 31, और विसर्ग के बाद में अघोष वर्ण कितने होते हैं 13, ठीक है। तो इस तरह हम विसर्ग के बाद में इन 44 वर्णों का योग होने पर क्या परिवर्तन होंगे वो पढ़ेंगे। यहाँ ये देख लिया आपने सूत्र के रूप में, ठीक है। अब देखें आप, ये जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी है कि विसर्ग के बाद में घोष वर्ण, ये वाले घोष वर्ण, ठीक है। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, देखिए
अगर विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण आता है, ये जो सामने लिख रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार यहां से इनको मिटा देता हूं। देखें आप, अगर विसर्ग के बाद में कभी भी घोष वर्ण आए तो घोष वर्णों का परिवर्तन 3 तरह से होगा। कैसे होगा? या तो विसर्ग का रे बनेगा, या विसर्ग का ओ बनेगा, या विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद में घोष वर्ण के नियम है। इसका मतलब केवल यहां पर विसर्ग 3 तरीके से बदलता हुआ आपको नजर आएगा। अगर विसर्ग के बाद में अघोष वर्ण है तो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वो 4 तरह का परिवर्तन होगा। कैसे कैसे होगा? देखिए, इसमें अगर विसर्ग के बाद में अघोष आए तो पहला परिवर्तन तालव्य विषय के रूप में, दूसरा परिवर्तन मूर्धन्य विषय के रूप में, और तीसरा परिवर्तन दंत विषय के रूप में होगा, या फिर विसर्ग यथावत रहेगा। ये चौथा परिवर्तन है। कुल मिला के आपको ये पता चल गया कि विसर्ग के बाद में अगर घोष अघोष वर्ण आए, स्वर या व्यंजन आए, तो वो 7 तरीके के रूप में परिवर्तित होगा विसर्ग। ठीक है, अब आप उन शब्दों को याद करो। एक बार मैं कुछ 2-4 शब्द यहाँ पे लिखूंगा तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे विसर्ग संधि हो सकती है। देखिए कैसे, मनोबल, इस तरह का शब्द एग्जाम में आता है। ठीक है, मनोबल, आराम से हम कर सकते हैं इसकी संधि। कैसे कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा, आपको याद है। कई बार क्या होता है, नियम याद नहीं रहते हमें, लेकिन हम फिर भी संधि विच्छेद कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम शब्दों की जानकारी हमें है और उसके आधार पर हम इनका संधि और संधि विच्छेद आसानी से कर दें। लेकिन अगर आपको नियम पता है तो आपको और आसानी रहेगी। कुछ ऐसे शब्द जो आपने पढ़े नहीं है उनको भी आप आसानी से संधि या संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो मन है प्लस बल बनता है इसका। अब कौन से नियम से, कैसे नियम से ये बनेगा, उसकी चर्चा हम, अब ये मान लो कि ये दोनों के दोनों मुख्य नियम, या कहें इसको कि विसर्ग संधि के गोल्डन रूल हैं। ये विसर्ग संधि के क्या है, गोल्डन रूल है। ये आपको दिमाग में एकदम बिठा के रखने हैं कि विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आने पर विसर्ग या तो रे में बनेगा, या ओ में बनेगा, या उसका लोप हो जाएगा, हट जाएगा विसर्ग। ठीक है, कैसे हटेगा? अब देखिए, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, बहुत बार संधि एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, अच्छा, एक इसका गलत रूप और है, ये दोनों ही संधि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं इनमें। देखिए, अब जैसे ये अतएव है, अगर मैं इसका संधि करूंगा इस शब्द की तो होगा अतः प्लस एव। ये दोनों मिलने पर यहां से विसर्ग का सिंपल लोप हो गया, यानी ये वाला नियम काम कर रहा है। घोष वर्ण है क्या, देखो क्या है ये, ए। अब ए क्या है, काय में आता है, स्वर में आता है। हमने स्वरों को साफ बताया था अभी इसमें कि 3, 4, 5 ये रे लेवे है और स्वर, ये सारे के 11 स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो घोष वर्ण के नियमों के हिसाब से इसका लोप हो गया। कई बार लोग इसको ऐसे अतः प्लस एव से इस तरह संधि करते हैं, ये तरीका, ये शब्द ही नहीं है, अतएव शब्द है ही नहीं डिक्शनरी में कहीं भी, ये गलत है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें अगर बिना विसर्ग के अगर अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा, ये भी गलत है, क्योंकि एव तो सही है पर अत नाम का कोई भी शब्द नहीं है। क्योंकि हमने शुरू में संधि जब पढ़ी, हमने संधि की कसौटियों पर चर्चा की थी। संधि की कसौटी ये बताती है कि वर्ण विच्छेद करने पर, यानी शब्द के 2 टुकड़े करने पर बनने वाले दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। अगर निरर्थक शब्द है तो संधि भी गलत है। ये कई लोग बताते हैं, कुछ गाइड्स में भी दे रखा है, ये शब्द एकदम अत नाम का कोई शब्द नहीं है। दिमाग में रख लेना ये, ठीक है। इस तरह आएगा आपको सदैव, तथैव, हितैषी, ठीक है। और इसी के साथ ही वो अतैव शब्द पूछ लेता है। तो इसमें पूछता है कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध, एकदम अशुद्ध क्या है, अतैव है, ये शब्द है ही नहीं। ठीक है, अब अपन एक एक करके नियमों की हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम इनको पढ़ेंगे। देखिए, मने प्लस बल से क्या बना, इसमें विसर्ग का क्या बन गया, ओ बन गया। कौन सा नियम है, घोष वर्ण वाला नियम काम इसमें कर रहा है। ठीक है, अभी अपन इन सारे नियमों की चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, देखो मैं पहले ये वाला अघोष वाला नियम यहां से मिटा रहा हूं,
हाँ, एक बार आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें इसका चाहे तो, क्योंकि ये गोल्डन रूल है। मैं यहाँ से इसको मिटाऊंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलो हम इसको मिटा देते हैं। समझ लिया हमने विसर्ग संधि मतलब विसर्ग में परिवर्तन। हम अब उस गोल्डन रूल की बात करेंगे, पहला वाला नियम। इसका पहला वाला नियम क्या कह रहा है? पहले वाले नियम में हमने ये देखा कि अगर विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए, घोष वर्ण कौन कौन से थे? तीसरा, चौथा, पांचवा, येरे लेवे है और सभी स्वर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? विसर्ग किन किन चीजों में परिवर्तित होगा? या तो विसर्ग रे बनेगा, या विसर्ग का ओ बनेगा, या विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये तीन नियम यहां पर हम पढ़ेंगे, एक एक करके क्रम से हम इन नियमों की चर्चा करेंगे। अब आप ये देखिए, विसर्ग के बाद में घोष वर्ण, ये तो दिमाग में रखना ही है आपको कि विसर्ग के बाद में अगर घोष वर्ण आता है तो घोष वर्ण के आने पर विसर्ग में रे, ओ या लोप हो जाएगा। ये तीन परिवर्तन होंगे, दिमाग में बैठा लें आप इसको, घोष वर्ण का। अब इसके 5 नियम हैं मुख्य रूप से, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग से पहले ए या आ से भिन्न स्वर हो, ठीक है, यानी विसर्ग से पहले क्या होगा? ए या आ से भिन्न स्वर, फिर यह विसर्ग आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा जैसे ही संधि होगी अतः एव, यानी बाद में भी कई बार हो सकता है। जैसे एक शब्द है अन्य प्लस अन्य, यहां पे विसर्ग भी चलता है दोनों तरफ। ठीक है, अब इस वाले विसर्ग से तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। परिवर्तन इस वाले विसर्ग में होगा। तो ए आ से भिन्न स्वर, विसर्ग से पहले क्या है? ए आ से भिन्न स्वर। और ए आ से भिन्न स्वरों में जो स्वर हमको नजर आएंगे, यानी कि जो शब्द प्रचलित हैं, वो ये वाले स्वर आपको नजर आएंगे, ई, छोटी वाली, बड़ी ई और उ। इनके बाद में अगर घोष वर्ण आए, घोष वर्ण हमने चर्चा कर ली। अब मैं ये सारा सामने लिख रहा है आपको, 3, 4, 5 ये लेवे है और सभी स्वर। तो मैं इसमें एक साथ यही लिख देता हूं कि सारे घोष वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दोनों। ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों आ गए इसमें। ए विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर, यानी ए आ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में ये घोष वर्ण आ जाएं, ये यानी वर्ण कितने? 15, 5, 11 यानी 31 वर्ण। ठीक है, अगर ये 31 वर्ण आ जाए और विसर्ग से पहले क्या हो? ए आ के अलावा कोई भी स्वर, तो कितने बचते हैं? ए आ को छोड़ दो आप, स्वरों की संख्या 11, तो कितने बचे? 9 स्वर। यानी कि अगर ए आ के अलावा 9 स्वर आ जाए, बाकी उदाहरण इन तीनों के ही मिलते हैं, इनके बाद में कोई भी 31 वर्ण या स्वर और व्यंजन आ जाए घोष, तो इस वाले विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अगर विसर्ग संधि से एक भी प्रश्न पूछा गया तो यहां से जरूर प्रश्न आएगा। अब देखिए, अपन कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं यहां पर। जैसे देखिए, वही, वही का मतलब बाहर की ओर। विसर्ग के, अब ये शब्द इस बिना विसर्ग का ये बही नहीं चलता है, ये ध्यान रखना। संधि पढ़ते समय आपको इन शब्दों के एकदम दिमाग में ये बिठाना है कि ये जिस तरह ये शब्द आ गया, तो अब ये संस्कृत शब्द है मूलतः। विसर्ग जो है वो मूलतः संस्कृत की ध्वनि है, और संधि के हिंदी के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है कभी भी। संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही मिलता है, तद्भव शब्दों में विसर्ग का कभी भी प्रयोग नहीं होगा। अब ये बही शब्द कभी नहीं मिलेगा, यानी कि ये दिमाग में बिठाना ही है आपको कि ये विसर्ग वाला ही चलता है, बिना विसर्ग का ये शब्द नहीं चलता है। ठीक है, अब देखिए, इस बही शब्द के बाद में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, ये भी लिख देता हूं मैं आपको। देखो, यहां भी कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है। बही के बाद में आगमन, बही के बाद में एक शब्द तो आ रहा है आगमन, और इसको इधर लिख देते हैं वही प्लस गमन। अब देखिए, बही का मतलब होता है बाहर की ओर, आगमन बाहर, बही का मतलब बाहर, आगमन यानी बाहर से आगमन, और बही गमन का मतलब है बाहर की ओर आगमन।
लगते एक जैसे शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ, गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। अब यहाँ पे देखिए हमें ये पता है, पहले तो विसर्ग से पहले क्या है, ई है छोटी वाली, रूल काम कर रहा है। विसर्ग के बाद में क्या है, ए। घोष वर्ण है, स्वर आ सकते हैं कोई भी 11, और ये व्यंजनों में कितने, 20 व्यंजन आ सकते हैं। ठीक है, अब आ गया, हमें पता है विसर्ग का सिंपल रे बनाना है। इधर वाले शब्द को आप एज इट इज लिख दें, विसर्ग का रे बन गया, ये आगमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि स्वर रहित रे है और इसके बाद में आ, ये क्या है, स्वर है, तो ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, रा। ये गमन एज इट इज आ गया इधर, ये बही। अब आप देखें क्या कह रहा है ये शब्द, बहिरागमन। क्या कह रहा है ये शब्द, बहिरागमन। कई बार अशुद्धि में पूछता है ऐसे, बहिर्गमन। अब आप ये देखें कि ये शब्द सही है या ये शब्द सही है। अगर आप संधि के नियम से इसको तोड़ना चाहें तो ये कैसे टूटेगा, हमें पता है बही तो विसर्ग वाला ही रहेगा। हो सकता है चलो ये रेखा बन गया हो तो ए निकलेगा, अगमन, लेकिन अगमन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर ये मात्रा इस तरह में यहाँ लगेगी, यहाँ रे हो जाएगा विसर्ग का, तो क्या बन जाएगा, बही। और क्योंकि रे आधा है, हमने पढ़ा है कि आधा रे जब होता है तो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है ऐसे। अब देख लें आप, ये बहिरागमन, ये इस तरह का बहिर्गमन, और ये बहिर्गमन। यहाँ पे रे आधा है, हलंत युक्त है, यानी ये व्यंजन ही व्यंजन है, स्वर नहीं है। यहाँ पे स्वर मिला हुआ है, इसका मतलब ये शब्द ही नहीं है, तो ये शब्द तो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। एक तो ये वाला सही है लेकिन इसका अर्थ अलग है, और एक बहिरागमन ये वाला सही है, इसका अर्थ भी अलग है। समझ में आ रहा है। अब देखिए ऐसे ही बही प्लस अंग, अब आप देख लें क्या बन जाएगा। विसर्ग का आपको रे बनाना है, रे के बाद में स्वर मिल रहा है ना स्वर, तो ये पूरा बन जाएगा रे, और रे के ऊपर मात्रा आ जाएगी, ऐसे आ जाएगा बहिरंग। ये शब्द सही है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये तो लिख देते हैं कि विसर्ग संधि है, इसमें तो लगा देते हैं विसर्ग और बही प्लस रंग, ऐसे कर देते हैं। इसका बहिरंग का क्या कर देते हैं, संधि विच्छेद। बही में तो पता है उनको विसर्ग संधि का उदाहरण है, पर बाद वाले शब्द को वो गौर से नहीं देखते कि ये रंग नहीं बल्कि अंग है, इसलिए ये बही प्लस रंग संधि गलत है। ऐसे ही वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। हमें बिल्कुल बारीकी से इन चीज़ों को देखना है। एक छोटा एक नंबर से हम फेल पास हो सकते हैं, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत नहीं है इनमें। बार बार वही शब्द आते हैं एग्जाम में जो जनरली एग्जाम में इसीलिए पूछे जाते हैं कि बच्चे को इस तरह के इन वर्ण वेद की जानकारी है या नहीं। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें। बही के और भी बहुत सारे शब्द हैं, एक बार हम देख लें। आप इसको देखिए, देखिए बहिरंग हो गया, बहिरागमन हो गया। अब कई बार ऐसे शब्द आते हैं सिंपल से छोटे छोटे, भाग जुड़ जाएगा। ये कैसे बनेगा, बही आधा रे बन जाएगा, आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, बहिर्भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहिर्भाग बन जाएगा। अगर इसकी जगह मुखी शब्द जोड़ दें, गामी शब्द जोड़ दें, तो आप आराम से इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। इधर बही आ जाएगा, देखिए बहिर्मुखी बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका, बहिर, क्योंकि रे के लिए स्वर अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आगे वाले वर्ण के ऊपर उस रे को पहुंचा दो। आप ये देखें, देखो ये सारे शब्द इन्हीं 3 4 5 ये रे है और सभी स्वर में से आने चाहिए। इससे पहले विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर होगा। समझ में आ रहा है। ये क्या बन जाएगा, बहिर। अब देखिए रे आधा है तो इसके ऊपर चला जाएगा यहाँ, बहिर्गामी, बाहर जाने वाला, बहिर्गामी। अगर यहाँ पे द्वंद्व शब्द है, क्या है, द्वंद्व, तो क्या बन जाएगा, बहिर द्वंद्व, रे यहाँ पहुंच जाएगा। बस आपको स्वर वाले शब्दों को मुख्य रूप से देखना है कि किन शब्दों में स्वर आ रहा है, तो स्वर में उस रे को आप जोड़ दो। जैसा कि हमने एक शब्द देखा था अभी, बहिरागमन, है ना, बहिरागमन। अगर आप इसका वो संधि विच्छेद कराए आपसे, तो आपको ये जैसे ही बही शब्द दिखेगा तो दिमाग में ये ध्यान रखना है कि ये विसर्ग संधि का ही सवाल है। इसमें जैसे ही विसर्ग लगाया तो आपके दिमाग में पता चलेगा कि यस विसर्ग या तो रे में बदलता है या ओ में बदलता है। यहाँ तो रे दिख रहा है, इसका मतलब ये तो इसका बना होगा, और इसमें जो स्वर है
उसको आप आगे निकाल दो, आगमन ऐसे निकाल दो, क्या बन जाएगा, बहिर प्लस आगमन बन जाएगा। ऐसे देखिए बहुत सारे शब्द हैं आपको, ज्योति, ये भी बहुत बार एग्जाम, अब देखिए हिंदी में ये भी तत्सम शब्द है, हिंदी ये सही है ज्योति शब्द, और अगर इसके विसर्ग लगा दे तो ये भी तत्सम शब्द है, ये भी सही है, पर ये संस्कृत की मूल ध्वनि है विसर्ग वाली, जो विसर्ग संधि में ही काम आती है। जनरली और कहीं हम इस शब्द को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हमेशा ऐसे पढ़ेंगे ज्योति, ठीक है। लेकिन जहाँ विसर्ग संधि के उदाहरण आते हैं वहाँ इस शब्द के साथ आपको ज्योति जरूर लगा हुआ मिलेगा। हर शब्द के साथ आप विसर्ग नहीं जोड़ सकते, जो संस्कृत की प्रचलित ध्वनियाँ हैं, प्रचलित शब्द हैं, उन्हीं में जुड़ेगा वो। अब देखिए आप, ये शब्द है पुनः, हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि ये मूल रूप से पुनः ऐसे ही चलता है, पुन नहीं पढ़ सकते आप इसको, पुन नहीं पढ़ सकते, गलत है। तो इस तरह आपको शब्दों को ध्यान रखना है। मन शब्द है, ऐसे भी चलता है और मन है भी चलता है, दोनों, मन ये भी चलता है और ये भी मन है भी चलता है। ये ज़्यादा सटीक है क्योंकि यहाँ यही इसी से ये निकला हुआ है। अब ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह आपको शब्दों को, अब जैसे अत है, ये तो सही है, लेकिन अत नाम का कोई शब्द नहीं है। तो इन शब्दों को आपको बार बार पढ़ के ध्यान रखना है कि कौन से शब्द विसर्ग संधि में काम आते हैं। अब आप देखें ज्योति से बनने वाले शब्दों पर एक बार अपन चर्चा करते हैं। जैसे देखिए आदित्य आ गया, क्योंकि स्वर है, विसर्ग का रे बन जाएगा, प्रारंभिक शब्द एज इट इज आ जाएगा, ज्योति ये विसर्ग का रे बना दिया और बाद में आदित्य लिख दो। आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य, ठीक है। अब देखिए ये स्वर इसमें मिल जाएगा, रा बन जाएगा पूरा, बाद वाले शब्द एज इट इज आ जाएंगे और स्टार्टिंग में इधर ज्योति आ जाएगा। क्या बन गया, ज्योतिरादित्य। क्या बन गया, ज्योतिरादित्य। ज्योति यानी चमक, प्रकाश, और आदित्य यानी सूर्य। ज्योतिरादित्य मतलब चमकता हुआ सूर्य, ज्योतिरादित्य बन गया। ऐसे ही अगर मान लो ज्योति ही प्लस ईश्वर बन जाए, आराम से बना सकते हैं आप, विसर्ग का रे बन जाएगा। अब देखिए विसर्ग का रे बनाया, ई की मात्रा बड़ी ई की आ गई, ज्योतिरीश्वर बन जाएगा। क्या बन गया, ज्योतिरीश्वर बन जाएगा। लेकिन अगर बिना स्वर वाला यानी व्यंजन अगर आता है यहां पे, तो आप क्या करेंगे, जैसे ज्योति प्लस में, तो आप रे, अब ये देखो रे तो बनेगा, यहां भी बना था रे, लेकिन यहां तो स्वर में शामिल हो गया ये ऐसे करके, लेकिन यहां में है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए ये आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा ऐसे। देखिए क्या बन जाएगा, ज्योतिर्मय, इस तरह। क्या बन गया, ये क्या बन गया, शब्द ज्योतिर्मय बन गया। अब ऐसे खूब सारे शब्द आप इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, ज्योति ही प्लस लिंग से ज्योतिर्लिंग बन जाएगा। इस तरह क्या बन गया, ये क्या बन गया, ज्योतिर्लिंग बन जाएगा। ऐसी इंद्र अगर अपन जोड़ेंगे इसमें तो ये बन जाएगा ज्योतिरींद्र। देखिए ज्योति, अब क्योंकि विसर्ग का रे हुआ, रे में छोटी की मात्रा है, कैसे लगेगी, ज्योतिरिंद्र, ऐसे ज्योतिरिंद्र। अगर वो आपसे ऐसे पूछ ले कि ज्योतिरींद्र, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रींद्र में इंद्र निकलेगा जो कि गलत होता है। रींद्र में क्या निकलेगा, बड़ा ई निकलेगा, ज्योतिरींद्र, जो कि गलत होता है। ठीक है, इस तरह पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे शब्द हैं, देखिए आविही। अब ये आविही शब्द हमेशा विसर्ग के साथ ही चलता है, बिना विसर्ग का ये शब्द कभी नहीं मिलेगा। आवी ये शब्द प्रचलन में नहीं है, ये है ही नहीं, गलत शब्द है ये। तो ये आविही, अब देखिए इसमें भाव जोड़ेंगे, विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग के बाद में घोषवर्ण आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये रह बन जाएगा। क्या बन गया, ये रह आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, ये आविर्भाव। अगर ये भूत शब्द है तो क्या बन जाएगा, आविर्भूत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आविर्भूत शब्द बन जाएगा। ऐसे ही देखिए प्रादुहु, ये शब्द है, प्रादुहु प्लस भाव,
ये क्या बन जाएगा? प्रादुर्भाव। कई बार इसमें क्या करते हैं, वो एक रे और लगा के दे देते हैं, प्रादुर्भाव। ये गलत है, ये गलत है। इसमें एक ही रे आता है भय के ऊपर। प्रादुः यानी प्रकट होना, आवी का मतलब ही प्रकट होना। प्रादुर्भाव, कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहेंगे? प्रादुर्भाव बोलेंगे। ठीक है, ऐसी अगर भूत शब्द में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्रादुर्भूत बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए और भी उदाहरण है इसके। ये अच्छा शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चतुः प्लस आनन। अब देखिए विसर्ग से पहले ऊ है, विसर्ग के बाद में क्या है? आ स्वर है, तो ये रे बन के ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? रा। क्या बन जाएगा? ये रा। तो ये बन जाएगा चतुरानन। किसको कहते हैं? चतुः यानी चार, आनन यानी मुख। चार मुख जिसके हैं, किसके हैं? ब्रह्मा के। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? चार मुख हैं। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? चार। बन जाएगा चतुरानन। ऐसे ही चतुः प्लस मुख, भाई ये तो आनंद का मतलब ही मुख होता है। अगर इसमें डायरेक्ट ही मुखी शब्द जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा चतुर्मुख। वही चार मुख वाला, यानी कि ब्रह्मा बन जाएगा, चतुर्मुख बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी शब्द आप जोड़ दें, चतुः से चतुर्मास भी बनता है। देखिए विसर्ग का रह हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, चतुर्मास बन गया। ये दिक, दिक यानी दिशा, चार दिशाएं है ना, तो चतुः प्लस दिक क्या बन जाएगा? चतुर्दिक बन जाएगा, चारों दिशाएं बन जाएंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। देखिए धनु, धनु शब्द है, धनु यानी धनुष। इसमें धर जोड़ेंगे क्योंकि ये व्यंजन है, भय आ रहा है ना घोषवर्ण में। ठीक है, ये 3 4 5 त थ द तय वर्ग का तीसरा, त थ द ध चौथा वर्ण है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? धनुर्धर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये विसर्ग का रे बन जाएगा, ये विसर्ग का रे बन जाएगा, और रे किसके ऊपर चला जाएगा? इस ध के ऊपर चला जाएगा, धनुर्धर बन जाएगा। ऐसे ही इसमें भंग शब्द जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? धनुर्भंग बन जाएगा। धनुर्भंग बन जाएगा, एकदम सरल है। ऐसे ही एक शब्द, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब इसका संधि विच्छेद करो। यजुर्वेद, यजुर्वेद सुना है आपने, इतिहास पढ़ते हैं आप। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद नहीं सॉरी यजुर्वेद। ठीक है, अब देखिए यजुः प्लस, अब इसमें जो रे आ रहा है ना ऊपर, ये विसर्ग का बना है, ये आ गया, और वेद एज इट इज आ गया। यजुः धन वेद, क्या बन गया? यजुः धन वेद बन गया। ऐसे ही वपु शब्द है, वपु, वपु का मतलब क्या होता है? सुंदर। देखिए वपुः प्लस आकार, ये क्या बन जाएगा? बप। अब देखो विसर्ग का तो रे बनेगा और ये आ में जुड़ जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा रा, ये बन जाएगा बपुराकार, यानी सुंदर आकार, वपुराकार बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसी अगर ये आकृति होता, आकृति, तो ये बन जाएगा वपुराकृति बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा शब्द जो चलते हैं ये तो है ही, इसके अलावा एक दो शब्द हैं। एक तो है निहि, जो कि हमने विसर्ग संधि, उसमें व्यंजन संधि में पढ़ा था निर के नाम से। ठीक है, एक दूसरा वर्ण है दुहु, जिसको हमने दुर के नाम से पढ़ा है। यानी कि जब अपन संधियों की चर्चा करते हैं तो ये विसर्ग संधि में काउंट होता है, और जब अपन उपसर्ग की चर्चा करते हैं
तो ये निरुपसर्ग निकलता है, निहि को द्वितीय प्राथमिकता हम देते हैं। अब ये देखें आप कि इनमें विसर्ग का कैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे इसे निर से नी से देखें पहले आप, निहि प्लस गुण, क ख ग तीसरा वर्ण है, घोष वर्ण है, क्या बन जाएगा, बना तो देंगे हम आराम से, सरल है, निर्गुण बन जाएगा। ऐसे ही मान लो दुहु हो और गुण हो तो क्या बन जाएगा, दुर्गुण बन जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के दुहु से बनने वाले, जैसे दुर्गुण हो गया, दशा से निहि, सॉरी इधर लगाओ इसको, दशा, क्या बनेगा इसका, दुर्दशा। अब आपको ये एग्जाम में आ जाए तो आप एकदम देख के, अब इसमें ये पूछे आपको कि संधि कौन सी है, तो सीधा आंसर विसर्ग संधि है, दुहुधन दशा। लेकिन अगर वो पूछता है उपसर्ग क्या है, तो आप इसमें उपसर्ग कौन सा निकालेंगे, ये दुर्उपसर्ग निकालेंगे। अगर दोनों ही एग्जाम में दे रखे हों तो भी आप इसको प्रथम प्राथमिकता देंगे, दूसरे नंबर पे दुहु को करेंगे, वो जब करेंगे जब दुर नहीं हो। उपसर्ग पूछा है और दुर नहीं है तो दुहु करेंगे, लेकिन अगर उसने उपसर्ग पूछा है और दोनों है तो दुर ही करेंगे। संधि पूछी है तो हम इसको प्राथमिकता देंगे, दुहु प्लस दशा से हम इसकी संधि बनाएंगे। ऐसे ही इसमें शब्द आ जाएगा, मान लो व्यसन, देखिए क्या बन जाएगा, दुहु प्लस वसन से क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, विसर्ग का रे बन जाएगा, और रे कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसके, तो बन जाएगा दुर्व्यसन। दुर्व्यसन, व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत, और दुर का मतलब तो व्यसन का मतलब भी बुरी आदत होता है, दुर्व्यसन का मतलब और भी बुरी आदत, यानी जिसमें ज्यादा आदत है भरी पड़ी हो, बुरी। भाग्य, दुर्भाग्य, क्या बन जाएगा, दुर्भाग्य बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, दुर्भाग्य बन जाएगा। अब ये शब्द है बोध, दुर का मतलब क्या होता है, अच्छा दुहु लिखेंगे यहाँ, तो दुहु प्लस बोध से क्या बन जाएगा, दुर्बोध, यानी जिस चीज को हमें, जिसका बोध कठिन होता है, इसको जानना कठिन होता है, वो क्या बन जाता है, दुर्बोध। ऐसे एक शब्द है दुहु प्लस, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, लंघ्य, लंघ्य का मतलब होता है लांघने से, लांघना, तो दुर्लंघ्य बन जाएगा, यानी जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य बन जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें दुहु प्लस भेद्य जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, दुर्भेद्य, यानी जिसको भेदना कठिन हो, जैसे राजस्थान के दुर्ग होते थे दुर्भेद्य, यानी जिनको भेदना कठिन होता था, तो दुर्भेद्य ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी एक शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दुर प्लस अवस्था, बहुत अच्छा शब्द है, स्टार लगा लें आप इस पे, क्या बन जाएगा, देखिए विसर्ग का रे बन गया, ये ए है, तो ये दोनों मिलकर के रे बनेगा सिंपल, दुर्वस्था। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस शब्द को गलत मानते हैं और इसके बजाय वो क्या करे आते हैं, दुरावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दुरावस्था शब्द एकदम गलत है, क्या है, एकदम गलत है, ये सही नहीं है, तो ध्यान रखें आप ये। अगर वो इसमें पूछे दुर्वस्था में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, दुहु प्लस अवस्था। पूछे दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है, तो दुरुपसर्ग निकाल देंगे। ठीक है, हलंत वाला, ये वाला। ठीक है, दुरावस्था शब्द गलत है। ठीक है, देखिए ऐसी एक शब्द है दुहु धन जेय, क्या बन, जे, देखिए क्या बन जाएगा, दुर्जेय, यानी जिसको जीतना कठिन हो, क्या बन जाएगा, दुर्जेय। अब ऐसे ही आत्मा शब्द है तो क्या बन जाएगा, विसर्ग का रे बनेगा और ये आ से पूरा हो जाएगा, दुरात्मा, क्या बन जाएगा, ये दुरात्मा, यानी बुरी आत्मा। ठीक है, ऐसे ही उपयोग क्या बन जाएगा, देखिए दुहु प्लस उपयोग, विसर्ग का रे हुआ, ये इसमें जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, रे, रे में छोटा हूं। ठीक है, दुरुपयोग।
अब कोई पूछे इसमें संधि है या नहीं, है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगर अपन इसमें व्यंजन संधि निकालेंगे और दुर प्लस उपयोग करेंगे तो व्यंजन संधि कहाँ हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ तो सिंपल वर्ण परिवर्तन कहाँ हो रहा है, वर्ण ही मिल रहे हैं, व्यंजन संधि तो हो ही नहीं सकती। यहाँ केवल और केवल विसर्ग संधि है इन वाले शब्दों में, ठीक है। तो ये दुर वाले बहुत सारे शब्द हैं, नी वाले बहुत सारे शब्द हैं। देखिए नी प्लस अंग क्या बन जाएगा? विसर्ग का रे बनेगा और ए की मात्रा ले लेगा पूरा, निरंग क्या बन जाएगा? निरंग, ठीक है। निहि प्लस अंतर क्या बन जाएगा? निरंतर, विसर्ग का रे और ये पूरा बन जाएगा निरंतर। क्या बन जाएगा? ये निरंतर बन जाएगा। ऐसे शब्द है आपद, ठीक है। निहि प्लस आपद क्या बन जाएगा? निरापद। क्या बन जाएगा? निरापद बन जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं, निरुत्साह, निरुद्देश्य, तो वो इस संधि से बनने वाले शब्द हैं। इनकी और ज़्यादा अगर आपको शब्द चाहिए तो हम इसकी पीडीएफ देंगे आपको, वहाँ से मिल जाएंगे। आपको ये नियम समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत आया होगा, एक दो बार आप देखना, इसको समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए इस नियम की सबसे बड़ी बात ये हो रही है, जो जनरली इसी नियम में बता देते हैं सब लोग उसको, कि ए आ से भिन्न स्वर होने, अगर विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर है यानी ये है, और अगर मान लो उसके बाद में घोष वर्ण आ जाए स्वर व्यंजन तो विसर्ग का रे हो जाता है। लेकिन इसके अलावा रे एक जगह और बनता है जो इस नियम का अपवाद, जिसको हम यहाँ पर नियम नंबर 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये तो नियम नंबर 1 था और इसको हम बोलेंगे इसका नियम नंबर 2। वो नियम नंबर 2 ये कहता है ऐसे भिन्न स्वर यानी ए आ से भिन्न स्वर का ही रे नहीं बनता। अगर मान लो अतः, देखिए जैसे अंतः क्या शब्द होंगे? अंतः, पुनः, प्रातः और स्व, क्योंकि इनमें सब में क्या है देखें आप, विसर्ग से पहले क्या है? ए, और इनके बाद में अगर घोष वर्ण आए, कोई भी घोष वर्ण जिनकी हमने यहां पर चर्चा की है, स्वर या व्यंजन, तो भी ये जो विसर्ग है ए के ऐसे पहला विसर्ग, ये इसका भी क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अतः लेकिन इसमें आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे, अंतः, पुनः, प्रातः, स्व, ये 4 शब्द इसमें आपको याद रखने। इन 4 शब्द के बाद में अगर ये घोष वर्ण मिलता है तो भी विसर्ग का रे होगा। जबकि इस नियम के हिसाब से ये नियम क्या कह रहा है? ए आ से भिन्न स्वर होगा तो ही रे बनेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर ये शब्द आ जाए ए आ वाले तो भी रे बनता है, इसलिए इसको आप अपवाद के नाम से लिख लें। कुछ शब्द हैं ऐसे जिनमें ऐसा होता है। कैसे बनेगा? जैसे देखिए अंतः प्लस गत, क ख ग तीसरा वर्ण है, घोष वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विसर्ग से पहले ए आ रहा है। ये तो कह रहा है ए आ से भिन्न होगा तो ही रे बनेगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर अंतः आता है और इसके बाद में कोई भी घोष वर्ण आता है तो भी रे बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग का रे बन जाएगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा, अंतर्गत। क्या बन गया? तो अंतः शब्द से बनने वाले जितने भी शब्द हैं जिनमें घोष वर्ण आता है उनमें सब में रे बनेगा। जैसे मुखी क्या बन जाएगा? अंतर्मुखी। अब यहां पे ये नियम काम नहीं कर रहा। अगर इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि विसर्ग से पहले, कई किताबों में बता दिया जाता है डायरेक्ट ही कि अगर विसर्ग से पहले स्वर हो कोई भी और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो तो रे बन जाता है। कोई भी से नहीं बनेगा, केवल ये शब्द ए आ वाले, ये शब्द ए के ये शब्द मिलेंगे, अंतः, पुनः, प्रातः और स्व, ये शब्द मिलेंगे तो ही बनेगा। देखिए जैसे द्वंद्व, द्वंद्व शब्द है, ऐसे लिखा जाता है। ये क्या बनेगा? अंतः द्वंद्व से अंतर्द्वंद्व, ये रे यहां पहुंच जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंतर्द्वंद्व। समझ में आ रहा है? यानी कि ये दोनों नियमों को आप साथ में याद रखें तो आपको इसमें ध्यान आ जाएगा।
देखिए और भी कुछ शब्द हैं, जैसे अंग, ये अच्छा शब्द है। अंतः प्लस अंग, विसर्ग का रे बनेगा, ए इसमें जुड़ जाएगा, अंतरंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अंतरंग। बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है, इसको याद रखें आप, अंतरंग बन जाएगा। अब देखिए पुनः के कुछ शब्द देखते हैं हम। देखिए पुनः, पुनः प्लस मिलन, विसर्ग का रे बन गया, पुनर्मिलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुनर्मिलन। ठीक है, क्या बन गया ये? पुनः प्लस मिलन से क्या बन गया? पुनर्मिलन बन जाएगा। ऐसे ही गठन हो शब्द, मान लो क ख ग तीसरा वर्ण है, घोष है, ए है, उसके बावजूद भी रे बन रहा है ये। पुनः प्लस गठन से क्या बन जाएगा? पुनर्गठन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? पुनर्गठन बन जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं। जागरण, जागरण शब्द देखिए आप, बहुत शब्द पढ़ा होगा आपने, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, ये वो शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विसंधि विच्छेद अगर इसका पूछे तो पुनः बन जाएगा इसमें। अब नियम, अगर मान लो किसी ने यही नियम पढ़ा हो कि ए आ से भिन्न स्वर के बाद में घोष वर्ण आ जाए, यानी विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो और बाद में केवल घोष वर्ण स्वर व्यंजन कोई भी आए तो रे बनता है, तो वहां पे तो चल जाएगा कि भाई रे बन रहा है। लेकिन ये इस नियम के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तो हर शब्द का हम क्या बना देंगे? रे बना देंगे, लेकिन नहीं बनता है। ऐसे तो देखिए जैसे मन है प्लस बल, अभी हमने इसको क्या बनाया था? मनोबल बनाया था। विसर्ग से पहले तो क्या है? ए है, और विसर्ग के बाद में प फ ब तीसरा वर्ण है, घोष वर्ण है। काम तो कर ही रहा है नियम। अगर अपन सारे स्वरों को इसमें मान लें कि विसर्ग के बाद में, विसर्ग से पहले स्वर हो और घोष वर्ण हो तो रे बन जाता है, तो फिर इसका भी मनरबल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मनरबल बनना चाहिए, लेकिन गलत है। ठीक है, इसलिए इस नियम को आप अपवाद के रूप में ही पढ़ें। अंतः, पुनः, प्रातः, स्व, ये वाले शब्दों से बनने वाले शब्दों में ही रे बनेगा, बाकी औरों में ये रे नहीं बनेगा। आप देखिए प्रातः शब्द में, हालांकि ये प्रातः वाले शब्द नहीं आते, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रातः वाले शब्द परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे प्रातः प्लस भ्रमण, घूमने जाते हैं ना सुबह सुबह, प्रातः प्लस भ्रमण, प्रातर भ्रमण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? अगर गलती से कभी आ जाए एग्जाम में और आपको याद है कि यस ये उन 4 शब्दों में है, अंतः, पुनः, प्रातः और स्व, तो आप आराम से इसका प्रातर भ्रमण कर सकते हैं। क्या कर देंगे? प्रातर भ्रमण कर देंगे। अगर ऐसी वंदन शब्द है तो क्या कर देंगे? प्रातर वंदन, सुबह सुबह जो वंदना करते हैं प्रातर वंदन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी एक शब्द है आश, आशा नहीं, प्रातः प्लस आश से क्या बनेगा? प्रात, रे बन जाएगा विसर्ग का, और आ में जुड़ जाएगा राश। सुबह का भोजन जो होता है ना, कलेवा जिसको बोलते हैं, प्रातराश, क्या बोलते हैं उसको? प्रातः, प्रातराश, विसर्ग तो चला गया, रे में बदल गया, प्रातराश बन गया। ठीक है, तो ये होता है सुबह का भोजन। इन शब्दों को आप याद रखेंगे। देखिए इसके अलावा स्व शब्द है, स्व के बाद में ग वर्ण है, विसर्ग का रे बन जाएगा। विसर्ग से पहले ए आ रहा है, क ख ग तीसरा वर्ण है, तो ये क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। क्या बनेगा? रे, और ये रे इसके ऊपर चला जाए। स्व प्लस गे, स्वर्ग, क्या बन जाएगा? स्वर्ग। अच्छा सब शब्द है, जनरली संधि विच्छेद में पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी पता चल जाएगा। देखिए एक शब्द है ऐसे ही, स्व प्लस ने, ये बहुत अच्छा शब्द है। इसमें देखिए ये विसर्ग का तो रे बन गया, इस रे के प्रभाव से ये ने भी अणे में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? स्वर्ण बन जाएगा। क्या बनेगा? स्वर्ण बन जाएगा। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन 4 शब्दों को याद रखें, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें।
ओके, अब ये दोनों नियम मिटा रहे हैं क्योंकि सिमिलर थे ये नियम। एक अपवाद के रूप में हम पढ़ेंगे, दूसरा सामान्य नियम के रूप में पढ़ा हमने, तो ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। अब हम तीसरे नियम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी हमने क्या देखा कि विसर्ग से पहले ए और आ से भिन्न स्वर भी देख लिए, विसर्ग से पहले ए देख लिया, और घोष वर्ण के रूप में हमने स्वर और व्यंजन यानी सारे घोष वर्णों को देख लिया। क्या बन रहा था? रे बन रहा था दोनों नियमों में। अब ओ बनने वाले नियम यानी ओ कैसे बनेगा उस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे। क्या कहता है नियम कि अगर विसर्ग से पहले ए है, यानी विसर्ग संधि में आपको यह भी याद रखना है कि उसके पहले क्या होना चाहिए। अगर विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन हो, वर्ण नहीं, क्या हो? घोष व्यंजन। अब देखिए, हमने घोष व्यंजन में क्या पढ़ा? इसको छोड़ दो, आप सभी स्वरों वाले को छोड़ दो, केवल ये 3 4 5 येरे लेवे है, यही तो पढ़े। 15 5 20, ठीक है, ये 20 वर्ण हमने पढ़े। अगर विसर्ग से पहले ए है और घोष वर्ण आ जाए उसके बाद, तो अब किस में बदलेगा? अब देखें आप, ये ए और विसर्ग पूरा, वहां तो केवल विसर्ग ही विसर्ग बदल रहा था रे में तो, लेकिन यहां पर ए और विसर्ग पूरा किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। जो हमने एक शब्द पढ़ा था अभी, मन है प्लस बल, वो इसी का उदाहरण है। कैसे? अब देखिए, हलंत लगा के मैं इसका स्वर निकाल दूं बाहर, ऐसे निकल जाएगा। मन हलंत वाला ने में से ए निकाल के इधर रख दिया, और ये बल प फ ब व्यंजन है तीसरा, ठीक है। अब देखिए आप, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पूरा ए और विसर्ग ये पूरा ही बदलेगा किसमें? ओ में। अब इधर तो क्या है? हलंत वाला ने, तो ये ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी, क्या बन जाएगा? ये मनो, और ये बल इधर आ गया। समझ में आ रहा है? मन है प्लस बल का क्या बन जाएगा? मनोबल, ठीक है। अब देखिए आप, ऐसी बहुत सारे शब्द हैं, पर आपको दिमाग में ये रखना है कि इसमें केवल विसर्ग ना बदल करके पूरे की पूरा शब्द यानी उसके पहले वाला स्वर भी बदल जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, जैसे देखिए मनह से बनने वाले शब्दों में बहुत सारे, इसी के बहुत सारे उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनह प्लस जय, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, विसर्ग और ए का ओ बन जाएगा, तो आप ये समझ लो कि पूरे का ही मनो बन जाएगा। भाई वही चीज़ हो गई ना, ए और विसर्ग का ओ बन गया, मनो बन गया, जय जोड़ दो, क्या बन जाएगा? मनोज। ऐसे ही अगर मान लो ये हर है तो क्या बन जाएगा? मनोहर बन जाएगा, मन को हरने वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर ये ज्ञ है, ज्ञ क्या बोलते हैं इसको? वैसे पढ़ते ज्ञ है इसको, लेकिन ज्ञ ज्ञ मनोज्ञ यानी मन को जानने वाला, मनोज्ञ। मनोज्ञ का मतलब क्या लिखेंगे? क्या बन जाएगा? मनोज। क्या बन जाएगा? ये मनोज्ञ बन जाएगा। ऐसे ही देखिए रंजन, मन है प्लस रंजन, क्या बन जाएगा? मनोरंजन, ठीक है। ऐसे ही नयन क्या बन जाएगा? मनोनयन। अगर नीत शब्द हो, मनोनीत। कुल मिला के बात यह है मनोनीत। मन वाले शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि ये मन है, यानी शब्दों को तो ध्यान रखना ही है, थोड़ा नियमों को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर विसर्ग से पहले ए देखना है। अब अगर आप वो वाला नियम भूलेंगे, अपवाद वाला, अंतः, प्रातः, पुनः और स्व, ये वाले नियम भूल जाएंगे, तो क्योंकि वहाँ भी स्वर और वे घोषवर्ण पूरे ही आ रहे थे, लेकिन वहाँ तो रे बन रहा है। उनके अलावा वाले शब्दों में विसर्ग से पहले ए है और घोष व्यंजन है, स्वर नहीं है यहाँ पे एक भी, तो ये ओ बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। बहुत सारे शब्द इसके बन जाते हैं, जैसे मनोवृत्ति भी शब्द है, ठीक है। मनोवृत्ति, अब आप किसका संधि विच्छेद पूछ सकता है आपसे, मनोवृत्ति। तो जैसे ही ओ आए, ओ एक तो स्वर संधि में बनता है, कहाँ बनेगा? जैसे महोदय,
अब आप इसमें, क्योंकि हमने मह शब्द नहीं पढ़ा है अभी, और ये मह शब्द विसर्ग वाला होता ही नहीं है, इसलिए कई बार ओ के साथ में यानी विसर्ग संधि के इस नियम के साथ में वो गुण संधि के ओ वाले नियम जरूर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो महोदय वाला शब्द बहुत बार पूछा गया है, सहोदर शब्द भी दे देगा वो आपको, सहोदर, ठीक है, यानी कि जहां पर ओ दिख रहा है ऐसे शब्दों में ये ओ वाले शब्द देगा विसर्ग संधि के, और गुण संधि के शब्दों को मिक्स करके कंफ्यूज करते हैं वहां पे, क्योंकि ओ केवल या तो गुण संधि में बनता है, ए प्लस ऊ मिला के ओ बनेगा, या फिर ओ इस नियम से यहां बनेगा, और कहीं बनता ही नहीं है। तो इन दोनों शब्दों को आपको देखना है, ये मह और ये सह विसर्ग में कभी भी प्रचलन में नहीं है। तो जहां मन वाले शब्द हैं, मनोवृत्ति, ठीक है, मनोभाव, मनोरंजन, मनोज, मनोहर, मनोनयन, मनोविज्ञान, मनोविकार, है ना, इस तरह के शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि ये विसर्ग संधि के ही उदाहरण हैं, ठीक है। मनोविज्ञान पूछ ले सीधा, मनोविज्ञान कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, क्योंकि मन से बन रहा है, ठीक है। ओ वाला गुण संधि तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि विज्ञान तो अपने आप में पूरा शब्द है, ऐसे अविज्ञान तो बनेगा नहीं, ठीक है। इसलिए मनोविकार, इस तरह के शब्दों में आप सीधे के सीधे ध्यान, अब प्रैक्टिस करेंगे आप तो पता चल जाएगा आपको कि किस तरह इसको हम करेंगे, ये मनोविकार बन जाएगा, ठीक है। इस तरह और भी शब्द हैं मन के अलावा जहां ओ बनता है, जैसे तपह, तपह प्लस वन क्या बन जाएगा भाई? विसर्ग के बाद में क्या है? विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण है ये लेवे वाला, क्या बन जाएगा? ये तपोवन बन जाएगा, ठीक है। तपह प्लस भूमि क्या बन जाएगा? तपोभूमि बन जाएगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं। रज, रज है, ये शब्द भी है, रज है। देखिए अब रज है शब्द, एक इसका अपवाद भी पढ़ेंगे अपन अभी। देखिए रज है के बाद में अगर ये गुण क ख ग तीसरा वर्ण है विसर्ग से, अब क्योंकि इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ए और विसर्ग का पूरे का, तो जो स्टार्टिंग शब्द है ना, तपे का तपो कर दो, है ना, रजे का रजो कर दो, और बाद वाले शब्द को जोड़ दो एज इट इज, क्या बन जाएगा? रजो गुण, क्योंकि ए और विसर्ग पूरे का ही बनेगा ये, है ना, ओ, तो ये क्या बन जाएगा? रज है प्लस गुण से रजोगुण बन जाएगा, ठीक है। रज है प्लस दर्शन, रजो दर्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रजो दर्शन बन जाएगा। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सरह, सरह प्लस वर, ठीक है, क्या बन जाएगा भाई? सरह का सरो बन जाएगा, वह है क्योंकि, ठीक है, तो सरोवर, ए और विसर्ग का ओ बन जाएगा, सरोवर बन जाएगा। सरह प्लस जय क्या बन जाएगा? सरोज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यशः प्लस गाथा क्या बन जाएगा? यशोगाथा बन जाएगा, बन जाएगा। यशः प्लस गाथा से क्या बन जाएगा? यशोगाथा, क्योंकि विसर्ग से पहले ए देखना है और विसर्ग के बाद में व्यंजन देखना है, स्वर का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। और व्यंजन में भी कौन से? ये 20 वर्ण ध्यान रखना है, और आपको बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये ध्यान रह जाएगा। यशः प्लस गान क्या बन जाएगा? यशोगान बन जाएगा, यशोगाथा था ये यशोगान बन गया। ऐसी यशः प्लस दा, यश देने वाली, ये बन जाएगा यशोदा बन जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण है इस नियम के। रे वर्ण के नियम के बाद में दूसरा नियम, ये इंपॉर्टेंट नियम है जहां से वो परीक्षा में सवाल पूछता है, ठीक है। अब देखिए एक जिस शब्द की मैं अभी चर्चा कर रहा था, रजह प्लस कर्ण क्या बन जाएगा? रजोकर्ण, क्या बनाएंगे? रजोकर्ण। जिनको पता है वो समझ रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बताया है। रजह प्लस कर्ण का रजोकर्ण कैसे बनेगा? क्योंकि हम, देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, बार बार आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। अब देखिए ये जैसे मन है प्लस कामना, ये शब्द भी है।
कई बार हम इस नियम का ध्यान रख के इसको क्या कर देते हैं, मन है प्लस कामना को मनोकामना कर देते हैं। पर बार बार जब आप विसर्ग संधि को पढ़ेंगे तो ये अपवाद हैं विसर्ग संधि के, यानी कि ये इनमें दूसरा नियम काम करता है। कैसे काम कर रहा है? बोलते तो खूब है हम मनोकामना मनोकामना खूब बोलते हैं, लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है क्यों नहीं है शुद्ध। कै वर्ण देखिए आप, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण है और हमने देखा था कि प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों शय अघोष वर्ण है और अघोष में तो हमने ये नियम पढ़ा ही नहीं है। ये रे और ओ और लोप वाला नियम तो केवल घोष वर्णों के साथ ही है, तो ये ओ कैसे बन सकता है? इसलिए यहाँ पे मनोकामना मन है कामना का मनोकामना नहीं बनेगा, क्योंकि कै वर्ण तो क्या है, ये अघोष वर्ण है। और अघोष वर्ण के जो परिवर्तन हमने पढ़े थे वो क्या थे? या तो तालव्य विषय बनेगा, या मूर्धन्य विषय बनेगा, या दंत विषय बनेगा, या फिर यथावत रहेगा। तो यथावत वाला जो नियम है वो इसमें काम करेगा और ये क्या रह जाएगा, मन है कामना। क्या बन जाएगा ये शब्द? मन है कामना बन। अब देखा जाए तो इस शब्द में संधि नहीं है, क्योंकि हमने संधि में यही पढ़ा कि दो वर्णों के पास पास आने के फलस्वरूप विकार होना चाहिए। हमें तो कोई विकार दिख नहीं रहा, इसलिए या तो इसको हम अपवाद भी कह सकते हैं, पर फिर भी जनरली ऐसे पूछ लिया जाता है कि मन है प्लस कामना की संधि क्या बनेगी, तो हम मन है कामना ही करेंगे, संधि शब्द मान लेंगे इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम इस तरह लिखते हैं, निःशुल्क ऐसे लिखते हैं, यहाँ संधि नहीं है होने को तो, पर फिर भी हम इसको संधि शब्द ही मानते हैं विसर्ग संधि के परिप्रेक्ष्य में। विकार नहीं है, लेकिन अशुद्ध रूप इसका क्या बनेगा, निःशुल्क बनेगा। ठीक है, सही शुद्ध रूप तो यही है, ये नहीं है। फिर भी अगर दे दे तो हमको गलत नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर दे रहा है और मिला के दे रहा है इसको मन है प्लस कामना मन है कामना, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तीसरा नियम। ठीक है, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो व्यंजन, तो विसर्ग का ए और विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब देखिए, अब एक चौथा नियम अगला नियम क्या कह रहा है, उसको कहते हैं उत्व विसर्ग संधि। ये कहता है कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग, इसको चौथे नियम के रूप में आप लिखें, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी क्या हो, ए हो। विसर्ग से पहले है और विसर्ग के बाद में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, पर कम सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसमें क्या होगा, पहले वाले विसर्ग का तो ओ हो जाएगा, लेकिन बाद वाला विसर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब इन दोनों नियमों में इसके आगे क्या है, विसर्ग से पहले ए है, यहाँ भी विसर्ग से पहले ए है, यहाँ विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, घोष व्यंजन। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसलिए मैंने मिटाया नहीं है अभी ये नियम, यहाँ व्यंजन है। तो विसर्ग से पहले ए के बाद में व्यंजन सारे हमने पढ़ लिए। एक बार हमने पूरे वाले नियम में, रे वाले में सारे घोष स्वर और व्यंजन पढ़ लिए। इसका मतलब ए के साथ में अभी स्वर की कहानी बाकी है। स्वर की कहानी क्या कह रही है, पहले नियम में तो ये कह रही है कि अगर मान लो विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में ए है तो ये वाला रूल फॉलो होगा। कुछ शब्द हम देख लेते हैं इसके, जैसे मन है प्लस अभिलाषा, परीक्षा में पूछा कम जाता है ये। अब देखिए, हमें पता है कि ये पहले वाले ए और विसर्ग का तो ओ बन रहा है इसी नियम के हिसाब से, तो इसका तो क्या बन जाएगा, मनो बन गया। लेकिन बाद वाले ए को, क्योंकि यहाँ तो व्यंजनों की बात थी, स्वर थे ही नहीं, यहाँ पे आया है स्वर, तो हमको इस वाले ए का क्या करना है, लोप करना है। तो भिलाषा शब्द बचेगा, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा ये, मनोभिलाषा। अगर कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, ये मनो ए को ऐसे लिखते हैं, मनोभिलाषा। ए अगर संस्कृत की पुरानी किताबों की अगर अपन बात करें तो ये शब्द ऐसे ही मिलेगा, लेकिन फिर भी जनरली मनोभिलाषा ऐसे भी मिलता है। दोनों ही सही है, पर परीक्षा में कम पूछा जाता है ये। ठीक है, इस तरह के उदाहरण कम मिलेंगे। जैसे मन है प्लस अनुसार, तो मनोनुसार क्या बन जाएगा, मनोनुसार। भाई पहले मने का तो मनो बन गया, इसका लोप हो गया, अनुसार आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, मनोनुसार बन जाएगा। देखिए ऐसे ही
नमः प्लस अस्तु, नमे का तो नमो बन जाएगा और ए हट जाएगा तो नमोस्तु बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? नमोस्तु। तो इस तरह के कुछ उदाहरण भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब जिस शब्द की एक बार मैं चर्चा कर रहा था वो भी देख लेते हैं। शुरू में देखा था हमने अन्य प्लस अन्य, ये शब्द भी मिलता है। इसके सामने अब देखिए विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग के बाद में भी ए है, तो अन्यो, और ये इसका लोप हो जाएगा अन्योन्य। क्या बचेगा? अन्योन्य। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि एक शब्द और मिलता है इसी जैसा, शब्द क्या है? अन्यान्य। ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये तो इस वाला संधि का है, विसर्ग संधि का, और ये अन्यान्य जो शब्द है इसका संधि विच्छेद बनेगा अन्य प्लस अन्य। इसका मतलब यह है कि ये जो अन्य शब्द है ये विसर्ग वाले रूप में भी प्रचलित है और बिना विसर्ग वाले रूप में भी प्रचलित है। अन्यान्य, ये कौन सी संधि हो गई? ए और ए की संधि, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। समझ में आ गया होगा। लास्ट एक नियम और बचा है, कुल 5 ही नियम है इसके, उसकी भी अपन यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट नियम नहीं है और आज तक परीक्षाओं में उसका कोई सवाल नहीं पूछा है, पर फिर भी बताना जरूरी है। अभी हमने देखा कि विसर्ग से पहले है और विसर्ग के बाद में ए, यानी केवल ए। यहाँ क्या था? केवल ए था, एक ही स्वर। लेकिन यहाँ पे जो कहानी है 5वें नियम में वो ये है कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में ए के अलावा स्वर। ठीक है, ए के अलावा कितने बचे? 10 स्वर और बचे। तो विसर्ग से पहले तो ए हो, लेकिन उसके बाद में कोई भी 10 स्वर मिल जाते हैं। हालांकि उनके उदाहरण कम मिलते हैं, ए मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, इस तरह के ये 2 ही ज़्यादा मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? देखिए जैसे शब्द है अतः प्लस एब। हालांकि ये एक उदाहरण, ये शब्द ऐसा है जो परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अतः प्लस एब, हमने कहा विसर्ग से पहले है और विसर्ग के बाद में ए के अलावा स्वर है ए, क्या बन जाएगा? इस वाले नियम में विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बस इसलिए इंपॉर्टेंट नियम है ये। लास्ट वाले जिस नियम की हमने चर्चा की थी यहाँ पे कि ये लोप वाला नियम है। तो प्रारंभ के 2 नियम तो थे रे वाले, दूसरे ये जो 2 नियम पढ़े हमने वो ओ वाले नियम है, और तीसरा जो नियम है वो क्या है? लोप वाला है। इसमें सिंपल अतएव ऐसे बन जाएगा, ये बीच का ये जो विसर्ग है ये हट जाएगा। ये एक ही शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ का, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि कई गाइडों में और कुछ लोग जो है इस शब्द को भी सही बता देते हैं और वो कहते हैं कि इसका संधि विच्छेद बनेगा अत प्लस एब, जो कि बिल्कुल गलत है। एब शब्द तो सही है लेकिन ये अत गलत है, तो इसलिए ये अतएव भी गलत होगा। ठीक है, कुछ उदाहरण है जैसे इसकी यश प्लस इच्छा, यानी यश है प्लस इच्छा। अब देखिए क्या बन जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, सिंपल यश इच्छा। पर फिर भी इस रूप में शब्द हमें किताबों में और परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछा जाता है और ना ही इस रूप में हमें शब्द लिखे हुए मिलते हैं, पर संधि के नियमों में ही हम इनको पढ़ते हैं। यश इच्छा हो जाएगा इस। ठीक है, अब आप इसको और संधि नहीं कर सकते, ए और ई मिला के ए बना दिया यशेच्छा। ठीक है, वो नहीं बनेगा। अगर ये यशेच्छा बनेगा ऐसे, तब तो ये गुण संधि में चला जाएगा, यश प्लस इच्छा बन जाएगा बनने को पर ये वाला यशेच्छा बनेगा ये। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? तो ये विसर्ग संधि का पहला वाला गोल्डन रूल है। ठीक है, तो बाकी के दूसरा जो इसका गोल्डन रूल है उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।